अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं नुपुर जारोली जैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। पशुओं द्वारा जहरीले पौधे खाने से आने वाली समस्या और इससे बचाव के उपाय। तोरिया की उन्नत किस्में और वैज्ञानिक विधि से बुआई। डेयरी व्यवसाय की बात करें तो प्रदेश के बहुत से किसान इस व्यवसाय को अपनाकर अच्छा लाभ ले रहे हैं, लेकिन इस लाभ को बनाए रखने के लिए इनका मौसम के अनुरूप प्रबंधन करना भी जरूरी होता है। लेकिन इस मौसम में पशुओं द्वारा जहरीले पौधे खाने से कई तरह की समस्याएं भी आ जाती हैं। इसलिए आप इस तरह की समस्याओं से अपने पशुओं को बचाने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय नवानिया वल्लभनगर उदयपुर के पशु विशेषज्ञ डॉक्टर SK शर्मा। सामान्यतः पशु विशेषकर रोमांथी पशुओं के अंदर, जुगाली पशु करने वाले पशुओं के अंदर जब ये चारागाह में चरने के लिए जाते हैं तो कई प्रकार के वहाँ पर ऐसे पौधे भी होते हैं जिनके अंदर कई विषैले अथवा तो विषाक्त तत्व रहते हैं। तो पशु यदि विषाक्त पदार्थों का सेवन कर ले, चाहे तो ये विषाक्त पदार्थ किसी पौधे के अंदर विद्यमान हो या ये विषाक्त पदार्थ रासायनिक पदार्थ की श्रेणी में आते हों, तो प्लांट्स और केमिकल पॉइजन्स इन दोनों के द्वारा, और एनिमल पॉइजन्स की भी एक कैटेगरी है, जैसे सांप ने काट लिया, तो विषाक्त पदार्थों के द्वारा पशु जो है इनके सेवन से रोगग्रस्त हो जाता है। और जो प्रमुख कारण पशुओं में विषाक्तता का रहता है वो है विषाक्त पादपों का सेवन कर लेना। पशुपालन व्यवसाय में कुछ न कुछ समस्याएं आती ही रहती हैं, जिसमें एक समस्या है पशु में होने वाली विषाक्तता की। इसके कई कारण होते हैं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं जहरीले पौधे में लेंटाना कैमेरा के बारे में, जो एक विदेशी पौधा है और यहाँ अपने देश में बहुत तेजी से फैल रहा है। इसे अन्य नामों जैसे झरबेरी और झरमरी से भी जाना जाता है। तो पहले जानते हैं इस जहरीले पौधे के बारे में। तो चूँकि सामान्यतः चारागाह की स्थितियों में अथवा तो कई बार चारे के साथ भी या सूखे चारे के साथ या दाने के साथ भी कई बार कई विषाक्त या जहरीले पौधे साथ में आ जाते हैं और पशु एक्सीडेंटली अकस्मात ही इनका सेवन कर लेता है और पशु रोग ग्रसित हो जाता है। सबसे बड़ी जो समस्या मुझे लगता है हमारे देश और राज्यों के अंदर जो देखने में आती है वो है एक जहरीला या विषाक्त पौधा जिसे लेंटाना कैमेरा के नाम से जाना जाता है। इसे लोकल भाषाओं के अंदर झरबेरी या झरमरी ऐसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। किसान भाइयों, अभी आपने जाना जहरीला पौधा झरबेरी के बारे में। अब बात आती है कि किसान भाई इस पौधे को किन किन लक्षणों से पहचाने। इस हेतु सुझाव के लिए मिलते हैं। ये पौधा सामान्यतः इसकी जो पत्तियां होती हैं
वो छोटी हरे रंग की पत्तियां होंगी जिनके की जो सिरे होंगे उसमें सिरेशंस होंगे। और 2 तरह के फूल इन झाड़ियों पर, या तो ये बुशेज की कैटेगरी में आता है, झाड़ी की कैटेगरी में ये पौधा आता है। और इसमें 2 तरह के फूल जो है सामान्यतः देखने में आते हैं, एक तो लाल या गुलाबी रंग के फूल और दूसरे जो है सफ़ेद रंग के फूल। तो 2 तरह के फूल इस पौधे के अंदर आते हैं। और ये पौधा बहुतायत से चारागाह क्षेत्रों के अंदर ये पाया जाता है। और इन लैंटाना कैमेरा, जिसे झरबेरी या झरमरी जैसे नामों से जाना जाता है, इसके अंदर एक विषाक्त तत्व इसके अंदर उपस्थित होता है, जिसके कारण से ये जो झाड़ी है या ये जो घास है या ये जो पौधा है, ये पशुओं के लिए अखाद्य पौधे के रूप में माना जाता है और इसे पशुओं को नहीं खिलाना चाहिए। अथवा तो पशु यदि अकस्मात इस पौधे का सेवन कर ले, पत्ती का, तने का या फूल का, तो वो रोग ग्रसित हो जाता है और पशु में गंभीर रोग का कारण बनता है। अक्सर देखने में आता है कि जहरीला पौधा खाने से पशु बीमार हो जाते हैं और अधिकांश पशुपालक सही पहचान नहीं कर पाते कि यह पशु किसके कारण बीमार है। तो आइए जान लेते हैं जहरीले घासों के खाने से बीमार पशु में दिखाई देने वाले लक्षणों के बारे में, जो कि इस प्रकार से हैं। और पशु खाना पीना छोड़ देता है। पशु के सामान्य भाषा में जिसे हम पीलिया कहते हैं, तो कई बार पशु के जो है पीलिया रोग भी हो जाता है। और सबसे गंभीर इस रोग की प्रकृति ये है कि ऐसा पशु जिसने लैंटाना नामक पौधे का सेवन कर लिया हो, यदि ऐसा पशु सूर्य के तेज प्रकाश के संपर्क में आ जाता है तो उसके शरीर के ऊपर, पीठ के ऊपर की त्वचा जो है वो शुरू होती है, पूंछ के नीचे जो है इस प्रकार से जो है चकत्ते देखने में आते हैं। जहाँ जहाँ सूर्य का प्रकाश जिन भागों को प्रभावित करता है वहाँ से ये त्वचा गलना शुरू हो जाती है अथवा तो सूखना शुरू हो जाती है और त्वचा का रंग जो है वो काला हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। और दूसरी बात, ये तो त्वचा से संबंधित इस रोग के विकार जो उत्पन्न हुए, पशु जो है खाना पीना बिल्कुल बंद कर देता है। पशु का गोबर या मल जो है वो काफ़ी हार्ड हो जाता है क्योंकि उसकी पाचन क्रिया प्रभावित होती है। पशु का कॉन्स्टिपेशन या कब्ज हो जाता है और धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाता है, भोजन ग्रहण नहीं कर पाता और कुछ दिनों के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। किसान भाइयों, यदि आपका पशु जहरीला घास खाने से बीमार है तो इससे पशु को बचाने के लिए आप कौन कौन से उपाय को अपनाएं, इस बारे में जानते हैं। जैसे ही पशुपालक को ज्ञात हो, यदि उसकी दृष्टि में आए कि किसी भी पशु ने इस लैंटाना का सेवन कर लिया है, तो तुरंत उस पशु का जो है उपचार कराना चाहिए। सामान्यतः इसका उपचार जो है थोड़ा सा लंबा चलेगा, तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा, पशुपालक भाइयों को धैर्य रखना पड़ेगा और इसका संपूर्ण उपचार जो है कराना होगा। तो समय पर यदि इसका उपचार प्रारंभ कर दिया जाए तो इस रोग को, इसकी विषाक्तता को दूर भी किया जा सकेगा और पशु जो है वो स्वस्थ भी हो जाता है। पशुपालक भाई, चाहे वो भेड़ पालक हो, बकरी पालक हो, चाहे गौ पालक हो, उन्हें चाहिए कि वो जो है अपने पशुओं का ध्यान रखें। जब भी वो चारागाह क्षेत्रों में पशुओं को लेकर जाएं, पशु इन झाड़ियों को नहीं खा ले अथवा तो इस पौधे को जो है चारागाहों से निकालने का प्रयास करना चाहिए। और तीसरी बात, पशु जो है वो भूखा नहीं रहे। पुनः मैं पशुपालक भाइयों से ये अनुरोध करूंगा, ये मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि वो ध्यान रखें इस चीज़ का कि उनके पशु जो है ऐसे किसी पौधे का सेवन नहीं कर लें जिनसे कि उन पशुओं के जीवन जो है जोखिम में हो अथवा उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की तरफ। तोरिया, जिसे किसान लाही के नाम से भी जानते हैं, इसकी बुआई सितंबर से अक्टूबर के पहले पखवाड़े तक की जाती है। लेकिन इसकी बुआई तभी की जाती है जब किसी कारणवश खेत खाली रह गए हो
या फिर फसलों की कटाई हो गई हो। तो ऐसी स्थिति में किसान तोरिया की बुआई करके इसकी कटाई के बाद गेहूं भी बो सकते हैं। और जो किसान भाई तोरिया की बुआई करना चाहते हैं वे इसकी कौन कौन सी उन्नत किस्मों का चुनाव करें और कैसे करें इसकी बुआई, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ से। खरीफ और रबी के बीच की फसल है, इसी को हम कैच क्रॉप भी कहते हैं, क्योंकि जैसे कभी बरसात जब नहीं होती है ज़्यादा हमारी तो फसल नहीं ले पाते हैं, तो हम तोरिया वहाँ पर लेते हैं। किसान भाइयों देखिए, खेत की तैयारी आप जरूर अच्छे ढंग से कर लें। वैसे तो ये वर्षा का मौसम होता है, सितंबर तक बरसात हल्की फुल्की होती रहती है, और नहीं है तो आप खेत की तैयारी जरूर अच्छे ढंग से कर लें, क्योंकि एक मिट्टी पलटने वाले हल से जो है एक गहरी जुताई कर दें और इसके बाद 2-3 कल्टीवेटर से जुताई करके खेत को थोड़ा भुरभुरा बना लें, क्योंकि ये बीज इसका बहुत छोटा होता है, और पाटा लगा करके और फिर इसकी बुवाई कर देते हैं लाइन में। किसान भाइयों, तोरिया का देखिए है कि जो बढ़िया प्रजातियां हैं उसमें सबसे बढ़िया है टाइप 36, ये पीली है, पीली होती है। इसी तरह टाइप 9 और भवानी और PT 303, PT 30 ये अच्छी प्रजातियां हैं, लेकिन टाइप 36 पीली है और बाकी जितनी मैंने प्रजातियां बताई ये काली दाने होते हैं इनके। तो इनका उत्पादन भी जैसे जो अभी हमने कहा था कि जो है भवानी है और टाइप 36 है, ये सब 12 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। इसमें सबसे बढ़िया है वैरायटी PT 303, जिसका उत्पादन 15 से 18 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक है। इसके अतिरिक्त BL तोरिया 3 बेहद उपयोगी है, परंतु यह किस्म 150 से 155 दिन में पकती है। इसमें बीज दर जो है 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। अब बीज उपचार भी हमें कर लेना चाहिए। यदि बीज उपचार नहीं करेंगे तो आपको कई बीमारियां हैं जो कि तोरिया को नुकसान पहुंचाती हैं, तो आप बीज उपचार ज़रूर करें। और वो बीज उपचार 1 किलोग्राम बीज जो है ले लें और 2 ग्राम थीरम या 2.5 ग्राम थीरम 1 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होता है। इससे आप उसको उपचार करके और आप बुवाई तभी करें। किसान भाइयों, इस फसल में उर्वरक का प्रयोग मृदा परीक्षण की संस्तुतियों के आधार पर किया जाए तो सर्वोत्तम होता है। यदि मिट्टी का परीक्षण संभव ना हो पाए, उस दशा में असिंचित क्षेत्रों में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन एवं 20 किलोग्राम फास्फोरस का प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है। उर्वरकों की समस्त मात्रा बुवाई के समय कूड़ों में दी जाती है। खाद पर बहुत विशेष ध्यान देना है तोरिया में, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो आपको 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेना है, ये सिंचित दशा में है, और 50 किलोग्राम आपको फास्फोरस लेना है। आप ध्यान रखें किसान भाइयों, अधिक बहुत ज़रूरी है कि जो फास्फोरस दें वो आप सिंगल सुपर फास्फेट से दें, क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट में 12% सल्फर होता है। और तोरिया के लिए जितनी भी तेल वाली फसलें हैं सब के लिए सल्फर बहुत ज़रूरी है। तो यदि आप सिंगल सुपर फास्फेट नहीं मिला है तो आपको फिर जिप्सम 2 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको ज़रूर देना पड़ेगा, क्योंकि जिप्सम में भी सल्फर पाया जाता है। तो ये किसान भाई ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि अधिकतर किसान भाई ये ध्यान नहीं देते हैं और सल्फर हमारे खेत में नहीं पहुंचता। आजकल कई जगह भूमि का जो परीक्षण किया गया है सल्फर की कमी भी पाई गई है। किसान भाई कभी कभी कहते हैं हमारा उत्पादन बहुत बढ़िया मिल गया, बढ़िया बीज आया, लेकिन जो ऑयल कंटेंट है, जब उसके हम ऑयल कंटेंट तेल निकलवाते हैं तो हमारा तेल परसेंट कम रहता है। तो तेल परसेंट कम रहने का कारण यही है कि आप सल्फर पर विशेष ध्यान नहीं दिए, सल्फर की खाद आपने नहीं डाली है, जिससे हमारा तेल उत्पादन जो तेल की मात्रा है वो प्रभावित हुई है। तो सल्फर ज़रूर दें, चाहे वो सिंगल सुपर फास्फेट खाद के रूप में दें, और यदि वो खाद नहीं दी है तो जिप्सम का प्रयोग करें। तो बुआई के समय आप आधा नाइट्रोजन यानी 50 किलोग्राम नाइट्रोजन और 50 किलोग्राम जो फास्फोरस हमने बताया वो बुआई के समय ही आप प्रति हेक्टेयर की दर से आप डाल देंगे। जो हमारा शेष नाइट्रोजन बचता है वो आप पहली सिंचाई पर, यानी पहली सिंचाई हम 25 से 30 दिन में करते हैं तोरिया में, तो पहली सिंचाई के बाद हम आप जो शेष नाइट्रोजन की मात्रा है वो हम देंगे। तो ये बात अभी हमने खाद की कही। और जो बुआई की दूरी है वो आप 30 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी
और 15 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी। तो पौध से पौध की दूरी आप जो है एक निराई करके जैसे ही आप बुआई कर देंगे उसके 20 से 20 दिन में, यानी 15 से 20 दिन में आप पहली निराई जरूर करेंगे और उसी निराई के साथ ही आप जो है विरलीकरण कर देंगे, जिससे कि पौध से पौध की दूरी 15 सेंटीमीटर ही रहे, ज़्यादा न हो और कम भी न रहे। पौध वृद्धि है या उत्पादन है वो अच्छा मिलेगा। अब बात आती है खरपतवार नियंत्रण। देखिए, इसमें चौड़ी पत्ती वाले या कोई भी खरपतवार हो तो आप पेंडीमेथिलीन एक दवा आती है, उस दवा का 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 2-3 दिन तक, यानी जमाव के पहले इस दवा का आप जरूर छिड़काव कर दें, जिससे जितने भी खरपतवार होंगे वो सब नष्ट हो जाएंगे। 2 पानी बहुत ज़रूरी है तोरिया के लिए सिंचित दशा में। एक पहला पानी आप वही 25 से 30 दिन में का, और दूसरा पानी आप जो है जब उसमें दाना पड़ने लगे। और यदि आपके पास एक ही पानी पर उपलब्ध है तो आप फूल आते समय पानी दे दें, उससे भी आपका उत्पादन बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा, अच्छा मिल जाएगा। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की तरफ। प्रदेश के जिन किसानों ने गोभी वर्गीय फसलों में फूल गोभी और पत्ता गोभी की फसल लगा रखी है, उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था पर है। इस फसल से अधिक उपज मिले, इसके लिए फसल में समसामयिक कार्यों को उचित समय पर करना जरूरी होता है। तो वे कौन कौन से कार्य हैं और किसान भाई कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ लवेश कुमार चौरसिया। आज हम यहाँ गोभी वर्गीय सब्जियों के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, ये जो अभी बारिश का सीजन अब खत्म होने को है और अब ठंड का सीजन आने वाला है, तो अधिकतर किसान भाई गोभी वर्गीय सब्जियों को लगाना पसंद करते हैं। पुराने समय में केवल वो वैरायटियां थी जिनको केवल हम ठंड में लगा सकते थे, लेकिन आज के समय बारिश में लगने वाली वैरायटियां, गर्मी में लगने वाली वैरायटियां, सब तरह की वैरायटियां बाजार में उपलब्ध हैं। किसान भाइयों, फूल गोभी की फसल से अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए आपको खेत में सिंचाई प्रबंधन करते हुए खरपतवार नियंत्रण और उर्वरक प्रबंधन किस तरह से करना है, आइए जान लेते हैं। फूल गोभी में बात करें, मुख्यतः जो ध्यान रखना होता है कि जैसे इसमें जो समस्या आती है, अभी किसी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई है, कहीं कहीं पे पानी कम हो गया है, तो जहाँ पानी की उपलब्धता नहीं है उनको इस समय सिंचाई का प्रबंधन करना है। पारंपरिक रूप से बहा के पानी देते हैं तो क्यारियों में वो पानी दे सकते हैं और पानी को ऊपर रिज फरो मेथड में जो बेड बनाते हैं उस पर दे सकते हैं। और जिन किसान भाइयों के पास ड्रिप उपलब्ध है तो ड्रिप के द्वारा भी सिंचाई का प्रबंधन कर सकते हैं। और जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक हुई है तो उन्हें जल निकासी का इंतजाम करना है। यदि हम यहाँ देखें, यदि हम बारिश के मौसम में पत्ता गोभी लेना चाहते हैं तो उसको ऊंची उठी हुई मैट पे बना लें, ताकि जल निकासी की हमारी समस्या खत्म हो जाए। जब भी बारिश का पानी ज़्यादा होगा तो साइड की नाली से होकर वो निकल जाएगा। इसी तरह खरपतवारों की इसमें समस्या आती है, क्योंकि बारिश के मौसम में हम देखते हैं खरपतवार बहुत होते हैं। यदि हमने उसको, और जो बीच का स्थान है उसे हम खुरपी के द्वारा हल्के फुल्के जो खरपतवार निकलेंगे खुरपी से हम निकाल सकते हैं। 25 दिन बाद फिर एक हाथ से निदाई गुड़ाई खुरपी द्वारा करा लें तो पूरी फसल के द्वारा हमारा खरपतवार नियंत्रण अच्छे से हो जाता है। अब हम बात करें इसके लिए पोषक तत्वों की प्रबंधन की। जैसे हम जानते हैं गोभी वर्गीय सब्जियां हैं, ये 3.5 से 4 महीने की अवधि की होती हैं, तो इनके लिए पोषक मांग भी अधिक होती है। गोभी वर्गीय सब्जियों में लगभग 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। तो फास्फोरस और पोटाश की तो और नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा को हम शुरू में बेड बनाते समय बेसल डोज के रूप में दे देते हैं। बाकी नाइट्रोजन की बची जो भाग है इसको 3 भागों में बांट के 1-1 महीने के अंतराल पे हम देते हैं फसल में। यदि हमारे पास ड्रिप इरीगेशन नहीं है तो हम ऊपर से बेड के ऊपर छिड़क के उसको दे सकते हैं। यदि ड्रिप इरीगेशन है तो वेंचुरी के द्वारा घोल के पानी में घुलनशील खाद होती है, वो हम 3 टुकड़ों में 1-1 महीने के अंतराल पर दे सकते हैं।
किसान भाइयों, फूलगोभी की फसल को कुछ कीटों द्वारा अत्यधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, तो आप इनकी पहचान कर नियंत्रण किस तरह से करें, आइए जान लेते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि किसान भाई ज़्यादातर यूरिया का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। ज़्यादा यूरिया हम डालेंगे तो पौधों के अंदर रस ज़्यादा बनेगा। रस बनेगा तो उनको चूसने के लिए माहू, सफ़ेद मक्खी प्रकार के कई कीड़े आते हैं। हम देखते हैं इसमें खुले मौसम में इसमें सफ़ेद मक्खी का बहुत प्रकोप बढ़ रहा है हमारी फसलों पे। तो आज के समय में आधुनिक तरीका क्या है, ये स्टिकी ट्रैप आते हैं सफ़ेद मक्खी को रोकने वाले के। येलो कलर के स्टिकी ट्रैप हम लगा दें, 12 ट्रैप 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होते हैं। 1 हेक्टेयर में यदि 12 ट्रैप लगा लें तो जितने भी रस चूसक कीड़े हैं वो उसमें चिपक जाते हैं। तो किसान भाई को किसी प्रकार की दवाई का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। और आवश्यकता पड़ती भी है तो नीम तेल बाजार में आसानी से उपलब्ध होता है, जो कि जैविक होता है। इसकी मात्रा सांद्रता के आधार पर हम प्रयोग करते हैं, जैसे 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम नीम तेल को मिला के छिड़कें। उसमें कुछ चिपकने वाला पदार्थ भी लगा दें, क्योंकि बारिश के मौसम में क्या होता है, बीच बीच में बारिश होती है तो जो दवा हम प्रयोग करते हैं वो पत्ती से बह जाती है। यदि उसमें चिपकने वाला पदार्थ मिला दें, यदि बाजार से आपको कोई रसायन ना मिले तो घर में जो कपड़े धोने की साबुन होती है उसका घोल बना के उसमें दवाई मिला दें तो पत्ती पे चिपकने का काम करेगी। और पत्ती पे दवा चिपकी रहेगी तो उस पर कीड़े आके नहीं बैठ पाएंगे। और अधिक आक्रमण होता है तो डाइमेथोइट है, इमिडाक्लोरोपिड है, इनकी भी हम दवा का प्रयोग कर सकते हैं। इनकी मात्रा का ध्यान इस तरह से ध्यान रखना है। डाइमेथोइट यदि प्रयोग कर रहे हैं तो 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से मिला के हम स्प्रे कर सकते हैं। इमिडाक्लोरोपिड डाल रहे हैं तो 5 मिलीलीटर 15 लीटर पानी में मिला के घोल मिला के स्प्रे कर सकते हैं। इसी तरह इसमें एक कीड़ा आता है डायमंड बैक मॉथ, वो क्या पत्तियों को ऐसी इल्ली होती है, पत्तियों में छेद करके तितर बितर कर देती है। तो उससे किसान भाइयों को उपज का भाव बाजार में अच्छा नहीं मिलता है। उसके नियंत्रण के लिए आज के समय में जैविक तरीका आ गया, फेरोमोन ट्रैप कहते हैं जिसको हम। उसकी फेरोमोन ट्रैप में हम लेयर लगा के उसको यदि 12 फेरोमोन ट्रैप 1 हेक्टेयर में लगा दें तो नर कीड़ा उसमें फंस जाता है, तो प्रजनन की क्रिया रुक जाती है। तो ये ऐसे तरीके हैं जिनसे रसायनों पर किसानों का होने वाला खर्च हम कम कर सकते हैं। और आज के समय बाजार में ये आसानी से उपलब्ध है। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जिला उदयपुर से सरोज कुमार जी ने। आप अश्वगंधा की फसल में किए जाने वाले प्रबंधन कार्यों पर जानकारी चाहते हैं, तो सरोज जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अश्वगंधा की खेती के लिए सूखाग्रस्त क्षेत्र बहुत ही उपयोगी क्षेत्र हैं। कम पानी वाले क्षेत्र हैं उनमें इसकी खेती अच्छी होती है, और जहाँ पानी की अधिकता है वहाँ पर इसकी खेती करना मुश्किल कार्य है। हमारे राजस्थान इसके लिए बहुत उपयोगी क्षेत्र है। इसकी जो खेती है वो जड़ों के लिए की जाती है। इसकी जड़ें जो गुणवत्ता युक्त हैं वो दवा के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। सितंबर के महीने में अच्छी तरह से ज़मीन तैयार हो गई हो, उसमें 10 किलो के आसपास इसका बीज पर्याप्त होता है, जिसको 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइनों में या छिड़क में बो दिया जाता है। अश्वगंधा की अगर पौध देखा जाए तो 1 मीटर तक भी इसका फैलाव हो जाता है, लेकिन खेती के लिए हम इसका फैलाव 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होने देते। इस तरह से हम 1 हेक्टेयर में करीब 3 से 4 लाख पौधे लेकर चलना चाहिए, और इससे जो पैदावार है वो करीब 10 से 15 कुंटल हो जाती है। आज की डेट में देखें तो इसकी जड़ का बाज़ार भाव 200 रुपये प्रति किलो है। इस तरह से इसकी जो कुल आय है 2 से 3 लाख तक जाती है, और जो कुल खर्चा है इसका 60 से 70 हज़ार के आसपास आता है। तो इस तरह से ये 1 से सवा लाख रुपया प्रति हेक्टेयर 6 महीने में आराम से किसानों को और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में फ़ायदा दे सकती है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गाय भैंसों में गलघोंटू रोग और उसका निदान। अमरूद के बाग में लगने वाले हानिकारक कीटों का नियंत्रण। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।